Hello everyone, this is Om Prakash. We are discussing chapter first of our class 12 political science, and next topics to be discussed is government's approach. Okay, we can see that जो interim government बनी थी वो अगेंस्ट थी जो इंडिया जो छोटे छोटे स्मॉल प्रिंसिपलिटीज में डिवाइड हो रहा था उसके अगेंस्ट थी। यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको, या तो आप इंडियन यूनियन के साथ मिल जाओ, या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह जाओ। तो ये तीसरा जो ऑप्शन था उसके अगेंस्ट थी इंटरिम गवर्नमेंट। ओके, ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी कि जब इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट थी जो डे टू डे फंक्शन के लिए बनी थी। ओके, एंड जो मुस्लिम लीग थी उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज किया था, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या मानना था कि अगर प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, प्रिंसली स्टेट्स आजाद हो जाएंगे तो इंडिया और भी छोटे छोटे देश में डिवाइड हो जाएगा। ओके, जो एक उसका मानना एक सही भी था। ओके, क्योंकि अगर इंडिया छोटे छोटे और कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग नेशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। बट ये तो मुस्लिम लीग की बात है, ये वही मुस्लिम लीग है जिसने मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड की थी। ओके, सेपरेट नेशन पाकिस्तान की डिमांड की थी, एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक्ड। उसने कहा कि स्टेट्स को जैसा चाहे वैसा वो रह सकते हैं, यानी स्टेट चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, बट अगर वो इंडिपेंडेंट रहेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और अगर प्रिंसली स्टेट्स का रूल रहेगा तब वहां पे डेमोक्रेसी भी स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। ओके, अब बात करते हैं सरदार पटेल की। सरदार पटेल आपको पता है कि इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे उस समय पे। ओके, यानी इंडिपेंडेंस के बाद सरदार पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, एंड ही नेगोशिएटेड विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्राउट देम इन इंडियन यूनियन। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के साथ नेगोशिएट किया था और उनको इंडियन यूनियन में मिलाया था। ओके, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स को रूलर्स को परसुएड करना कोई आसान काम नहीं है। इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बिकॉज कौन अपनी पावर छोड़ना चाहेगा। अगर मान लो आप किसी एरिया के किंग हो तो आप अपनी पावर जल्दी से नहीं छोड़ोगे। तब सरदार पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को स्किलफुली परसुएड किया था। हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट डे जो ओडिशा है, ओडिशा भारत का एक स्टेट है ना, इंडिया का एक स्टेट है, वो भी 26 स्टेट्स में डिवाइड था। ओके, और जो गुजरात का एक रीजन है जिसका नाम है सौराष्ट्र, वो भी 14 बिग स्टेट्स में डिवाइड था एंड 119 स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड था। अब इन सारे स्टेट और सब स्टेट्स को परसुएड करना, मनाना कि आप इंडियन यूनियन में शामिल हो जाओ, ये कोई आसान काम नहीं है। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, एंड सरदार पटेल ने स्किलफुली इन सारे स्टेट्स को परसुएड किया, उनको मनाया कि आप इंडियन यूनियन में मिल जाओ। ओके, वी आर डिस्कसिंग गवर्नमेंट्स अप्रोच, एंड गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसीडरेशन। फर्स्टली, the people of most of the princely states clearly wanted to become part of the Indian Union. गवर्नमेंट ऐसा कंसीडर कर रही थी कि जो लोग हैं प्रिंसली स्टेट्स के वह इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं, और ऐसा ही था, जो लोग थे वह इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। हालांकि रूलर्स नहीं बनना चाहते थे इंडियन यूनियन का पार्ट, क्योंकि वह अपने पावर को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन जो पीपल है उनको पता था कि अगर वह इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाएंगे तो उनके एरिया में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाएगी। दैट्स व्हाई पीपल वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। एंड सेकेंडली, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। यानी गवर्नमेंट्स को कुछ रीजन्स को
ऑटोनॉमी देने के लिए फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, यानी प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करते समय कुछ कुछ स्टेट्स को अगर ऑटोनॉमी देनी पड़े तो भी गवर्नमेंट देगी और गवर्नमेंट की अप्रोच फ्लेक्सिबल होगी। ऐसा किया भी है गवर्नमेंट्स ने। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर को जब इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया था तब उसको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे। नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को भी कुछ कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, कुछ कुछ ऑटोनॉमी दी गई थी। ओके, एंड accommodate plurality and flexible approach to deal with the demands of regions. ओके, गवर्नमेंट्स को प्लुरलिटी को अकोमोडेट करना पड़ेगा। ओके, अब आपको पता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे नॉर्थ में अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है। साउथ में अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है। ईस्ट में भी अलग है, वेस्ट में भी अलग है। तो और हर रीजन की आप देखते हैं कि अलग अलग डिमांड होती है और गवर्नमेंट्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए कि उन डिमांड को अकोमोडेट करना। ओके, और उसके लिए वह कौन सी अप्रोच अपनाएगी? फ्लेक्सिबल अप्रोच। एंड thirdly, in the backdrop of partition which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. आपको पता है कि पार्टीशन के बाद इंडियन यूनियन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ओके, इंडियन यूनियन से एक छोटी कंट्री अलग हो गई थी, वो थी पाकिस्तान। अब गवर्नमेंट्स की क्या अप्रोच होगी कि ये जो छोटे छोटे दो प्रिंसली स्टेट्स है उनको इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट कर लिया जाए ताकि एक स्ट्रॉन्ग नेशन का फॉर्मेशन हो जाए। ओके, वी आर डिस्कसिंग गवर्नमेंट्स अप्रोच एंड नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट्स अप्रोच। ओके, रिजल्ट वी कैन सी दैट बिफोर 15th August 1947 peaceful negotiation had brought almost all states whose boundaries were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. यानी 15th अगस्त 1947 से ही जो लगभग सारे स्टेट्स थे इंडिया के उनके साथ नेगोशिएशन होने लगा था और लगभग सभी के सभी स्टेट्स को इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर लिया गया था। ओके, एंड the rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession, which meant that their state agreed to become a part of the Union of India. यानी जो स्टेट्स इंडियन यूनियन में मिले थे उनके साथ एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था और उस डॉक्यूमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है कि जब एक छोटी टेरिटरी या छोटा एरिया किसी बड़े यूनिट या बड़े भाग में मिलते हैं। ओके, इस केस में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे जो स्टेट्स है जब इंडियन यूनियन में मिलेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। एंड एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। यानी जूनागढ़ को, हैदराबाद को, कश्मीर को और मणिपुर को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करते समय बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई थी बाकी स्टेट्स के मुकाबले। ओके, और जूनागढ़ में तो हम देखते हैं कि प्लेबिसाइड भी हुई थी। ओके, प्लेबिसाइड में क्या होता है कि कॉमन पीपल से पूछा जाता है, उनकी सहमति ली जाती है कि आप इंडियन यूनियन में रहोगे या इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहोगे। और प्लेबिसाइड के दौरान कॉमन पीपल ने वोट किया कि वह इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहेंगे। ओके, क्योंकि वो बनेंगे इंडियन यूनियन का पार्ट, उनको पता है अगर वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे तो उनके एरिया में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाएगी और वह एक स्ट्रॉन्ग नेशन का पार्ट बन जाएंगे। लिख भी रखा है, देखो, द इश्यू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर अ प्लेबिसाइड कन्फर्म्ड पीपल्स डिजायर टू जॉइन इंडिया। के जूनागढ़ के इश्यू को प्लेबिसाइड के दौरान सोल्व कर दिया गया था। और बाकी जो कश्मीर को कैसे इंटीग्रेट किया गया था, ओके, वो आगे वाले एक चैप्टर में दे रखा है। और जो मणिपुर और हैदराबाद को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करते समय क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना किया गया था वो इसी चैप्टर के आगे वाले टॉपिक्स में है। ओके।